इन गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स नतीजे आपके फेवर में आए, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको खुद लड़ना पड़े। ये पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के एक फेमस स्कॉलर मर्शाइमर का कहना है इन इज बक पासिंग स्ट्रेटजी, जिसको यूएस यूज़ करता आया है। यानी कि हर लड़ाई को जीतने के लिए खुद लड़ना ज़रूरी नहीं होता। क्या इस लड़ाई में हूथी रिबल्स का इस्तेमाल जो ईरान कर रहा है, इट इज़ लाइक यूएस इज़ बीइंग गिवन टेस्ट ऑफ इज ओन मेडिसिन? कई लोगों का ये भी कहना है। चलिए समझते हैं अभी हुआ क्या है। फिर इसमें इजराइल का डिफेंस मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या वीकनेसेस हैं, और क्या वाकई हूथीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ गई हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से और पूरे डेवलपमेंट्स तक सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले तो रीसेंट अपडेट आपको दे देता हूं। ये न्यू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई है। ये है आपका यमन वाला एरिया। यमन के इस एरिया पर कंट्रोल है हूथी रेबल्स का, इंक्लूडिंग कैपिटल सना। यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है और यहाँ पर ये इजराइल वाले जो एरिया है यहाँ पर अटैक करती है। ये एक बिग डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होना और अटैक करना ऐसा नहीं देखा गया। आप कहेंगे कि इसका इम्पैक्ट हम पर थोड़ी ना है, इसका इम्पैक्ट इजराइल देखेगा, हूथी रिबल्स, ईरान, यूएस ये देखेंगे। नहीं, इम्पैक्ट हम पर भी हो सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, बिग मूव है। अच्छा, हाइपरसोनिक होता क्या है? देखिए, अगर साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड यानी कि 5 मैक की स्पीड को क्रॉस कर जाए तो उसको हम हाइपरसोनिक कह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स क्या पहली बार देखी गई हैं? तो हाइपरसोनिक मिसाइल एज अ टर्म इज बीइंग यूज्ड विद दोज मिसाइल जिन्होंने 5 मैक से ज़्यादा स्पीड कर ली है, लेकिन साथ साथ में दे हैव गुड मैन्यूवर कैपेसिटी। अब आप कहेंगे मतलब क्या है? सबसे पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो टर्म को समझना होगा। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल ये यूज़ की जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर अटैक करने के लिए। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल इस पाथ में जाती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से अटैक लॉन्च हुआ और लॉन्च के बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे। फिर ग्रेविटी का भी फोर्स इनको मिलेगा, एडवांटेज, और ये भी एक रीज़न रहेगा कि ये हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेंगी। ठीक है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होंगी एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड, मैनोवर्ड। तो इस वजह से जो आपका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल किस मिसाइल को हैंडल करने में आएगी? क्रूज मिसाइल, क्योंकि बैलिस्टिक का ट्रैक ये है। बैलिस्टिक ट्रैक हो जाएगी, पता है यार प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है, तो ठीक है, आप एक काउंटर में मिसाइल लॉन्च करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे एटमॉस्फेयर में ही, जिससे आप पर इंपैक्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। लेकिन क्रूज मिसाइल को कैसे करेंगे? क्योंकि क्रूज मिसाइल लो मतलब सरफेस पे, मतलब जो अगर उसकी यू कैन से लो चल सकती है, दूसरा मैन्यूवर कर सकती है, ये अप एंड डाउन भी हो सकती है। तो इस वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना, डिस्ट्रॉय कर पाना, ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए मुश्किल करता है, राइट। अब वो डिपेंड करता है स्पीड पे। अब हाइपरसोनिक अगर क्रूज हो जाए तो भाई साहब फिर तो दिक्कत है, राइट। अब इस बार क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। अब देखिए, ये ऑफिशियली आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि 6:21 AM के आसपास ये यमन से ये लॉन्च हुई होगी मिसाइल, और 6:32 AM पर इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका जो सायरन है वो लॉन्च हो गया था। तो अगर इस टाइम को देखें और इस डिस्टेंस को देखें तो भाई साहब जो स्पीड निकल कर आ रही है भाई वो तो हाइपरसोनिक आ रही है, राइट, ये कहा जा रहा है। अब हूथीज़ का कहना है कि हमने तो इससे पहले जून में ही बता दिया था कि पैलेस्टाइन नाम से हमने एक मिसाइल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया दैट वी हैव दिस कैपेसिटी। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया, वो इस वजह से जिससे कि कारण क्या है कि इसको लॉन्च करने में जो टाइम लगता है वो कम लगता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड फ्यूल। प्लस इनका कहना है कि ये देखिए लोकल है। हूथीज़ कह रहे हैं ये जो हमने अटैक किया ना इजराइल पे, ये अपना लोकल इज़ वोकल, हमने खुद बनाया, इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। जबकि इनका कहना है कि देखिए, एक तो ईरान का कोई हाथ नहीं, इन्होंने मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया है। मोबाइल लॉन्चर्स इस वजह से क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने मिसाइल लॉन्च पैड बनाए हुए थे ना उसको यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हूथीज़ आर सेइंग कि अब तो हम गाड़ियों से ही लॉन्च करेंगे बड़ी मिसाइल्स। तो हाउ कैन यू, मतलब जो गाड़ी, ट्रक, उनको हम कहते हैं मोबाइल लॉन्चर्स, तो वो एक थ्रेट बन गया है। ईरान की हेल्प है यूएस का ये कहना है, क्योंकि इससे पहले जो ईरान के थ्रू
जो यू कैन से हूती रेबल्स के जो एरिया है वहाँ पर जो शिप्स थे उसको बीच में ही कैप्चर कर लिया था यूएस एंड साथी फोर्सेस ने, और पता लगा कि उस पर वही मतलब जो मिसाइल में यूज़ होने वाला फ्यूल है, मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी वो पाई गई, मतलब ऐसी वेपनरी पाई गई। तो इनका कहना है कि जब हमने वहाँ पर ऑलरेडी देख लिया कि ईरान सप्लाई कर रहा है तो सबको पता है कि इस वाले अटैक के पीछे भी ईरान है। ईरान जो काम खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता वो हूतीस से करा रहा है, या ऊपर आपके लेबनान में हिजबुल्ला से करा रहा है। अब ईरान का कहना है कि देखो मुझ पर तो ये आरोप लगाओ मत, क्यों? क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इंटरनेशनल लॉ की, जिस तरीके से यूएसए करता है इंटरनेशनल लॉ की, जिस तरीके से यूएसए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं करता, रेस्पेक्ट करता है, किसी टेररिस्ट ग्रुप का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं करता, वैसे ही मैं नहीं करता हूँ। तो मुझ पर आरोप मत लगाओ, मेरा कोई मतलब नहीं है, हूतीज़ ने किया है, ठीक है ना। अब हाइपरसोनिक मिसाइल ये तो पता लग गया आपको 5 टाइम्स। मैंने भी बताया था कि इससे पहले भी हाइपरसोनिक स्पीड तो आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वैसे भी हासिल कर लेती हैं, एसेंट पे भी और डिसेंट पे भी। जैसे एग्जांपल है जर्मनी के A4 बैलिस्टिक मिसाइल आइसबीम इवन 20 मैक तक हासिल कर लेती हैं। तो अभी जो सिप्री की जो डेफिनेशन है प्रेजेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल की, उसकी डेफिनेशन में केवल स्पीड नहीं आती, उसमें जो मैनूवर कैपेसिटी है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं उसका ट्रैक टू स्पेसिफिकली हिट द टारगेट, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल की डेफिनेशन में आता है। अब मुद्दा ये है कि क्या हूती रिबल्स के पास ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्योंकि डर इस बात का है। अब देखते हैं आईडीएफ क्या कहता है, अभी जाएंगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्या कहती हैं। ये देखिए, जैसे ये ट्रैक है, ये इसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल्स, राइट। अगर हाइपरसोनिक में क्रूज ऐड हो जाएगा तो दिस इज द कन्वेंशनल डेफिनेशन विच इज बीइंग यूज्ड बाय सिप्री फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, जिस पर अभी रिसर्च रशिया भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। अलग अलग स्टेजेस में सबके सक्सेस हैं। लेकिन यहाँ हूतीज कह रहे हैं कि यार हमारे पास तो ऑलरेडी है, देखते हैं भाई तुम्हारे क्लेम कितने सही हैं। देखिए, जैसे यहाँ से लॉन्च होती है तो वर्टिकल लॉन्च हुआ, और उसके बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से मैनूवर कर सकती है, और इसी वजह से इसको मतलब डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो सकता है। अब इसमें 2 कैटेगरी होती हैं हाइपरसोनिक में। एक तो होता है ये वाला HCV हाइपरसोनिक, एक तो होता है HCM, एक HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसमें क्या होता है कि आप ना एक रॉकेट पर माउंट करके उसकी स्पीड को इंक्रीज करके एंड देन फिर ये ग्लाइड व्हीकल जो है मतलब ये डिटैच हो जाता है, और उसके बाद ये मिसाइल जो अपने टारगेट को हिट करती है। फिर दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM। HCM इज द डेफिनेशन विच सिप्री वाज रेफरिंग। तो यहाँ पर ये हाइपरसोनिक जो स्पीड है वो हासिल कर लेती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो लॉन्च करके वो अर्थ के काफ़ी करीब लो ऑल्टीट्यूड पर चल सकती है और मैनेवर कर सकती है। तो ये बड़ा खतरा है। नाउ मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, ये हम बात कर रहे हैं अब इजराइल के। तो इजराइल देखिए, जब भी आप कहते हैं ना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इजराइल का फेल कैसे हो गया, तो पहले देख लें भाई है क्या। देखिए दे आर 4, मतलब देखिए सबसे पहले आयरन डोम। आपने जनरली आयरन डोम का ही नाम सुना होगा, जनरली यही सुनते हैं कि आयरन डोम है इजराइल के पास, ये फेल हो गया। लेकिन देखिए आयरन डोम जो है वो तो इस वाले एरिया को कवर करता है, जैसे कि मान लीजिए 70 किलोमीटर के आसपास, यानी कि शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, और इवन हमास का जो अटैक होता है, जो कन्वेंशनल रॉकेट्स होते हैं या ड्रोन होते हैं, उसमें काम आता है ये आयरन डोम। इसके अलावा देखिए डेविड स्लिंग है, एरो 2 है, एरो 3 है। तो एरो 3 जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब अगर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस से कोई मिसाइल आ रही है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए एरो 3 का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो एरो सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, और जो क्लोज के लिए है वो है डेविड स्लिंग और आयरन डोम, राइट। तो एरो 2 बता दिया आपको, ये तो डिस्टेंस वाली बात हो गई, राइट। अब ये आयरन डोम फॉर एग्जांपल वर्क कैसे करता है, तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इससे समझ लीजिए। जैसे कि एक रडार सिस्टम यूनिट होती है जो डिटेक्ट करता है, फिर ये इस कंट्रोल सेंटर को भेजता है, जो कंट्रोल सेंटर देखता है, एनालाइज करता है कि एक्चुअली जो ये हमारी तरफ आ रहा है थ्रेट, ये एक्चुअली कहाँ पर अटैक करेगा, स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगी, क्या लमसम थ्रेट होगा। कई बार जो आपकी तरफ आ रहा होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आपको डिस्ट्रॉय ही करना होता है। जैसे कि सन 2020 में ईरान से एक गलती हो गई थी, ईरान ने एक कमर्शियल एयरलाइनर को ही मार गिराया था उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। मतलब एक प्लेन उन्हीं के यहाँ से उड़ता है और वहाँ पर वो मिसाइल चल जाती है और अल्टीमेटली मिसाइल लॉन्च होकर वो अटैक हो जाता है। तो ऐसा ना हो, तो एक यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स अ थ्रेट और नॉट, राइट। तो ये जो जनरली आपने देखा था जब हमास की तरफ से अटैक हुआ था, ये इमेजेस सर्कुलेट हुए थे, तो एयर डोम के आपने इमेजेस देखे होंगे। तो एक्चुअली इजराइल ने क्या किया हुआ है, क्योंकि इजराइल पे थ्रेट है, राइट,
हर एक साइड से जो लेबनान ने जो अभी कुछ टाइम पहले मतलब हिजबुल्लाह ग्रुप ने जो अटैक किया था उसमें मेडिटेरियन वाले रूट का इस्तेमाल किया था। इस बार जो अटैक हुआ, इवन जो हूथी रिबल्स ने एक अटैक किया था उसमें मेडिटेरियन वाले रूट का इस्तेमाल किया। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनको कवरेज दे रखी है अंडर दिस एयर डोम एंड अदर एयर डिफेंस सिस्टम्स। पहले आपने डिटेक्ट किया, उसके बाद ये है जिसको हम कहते हैं बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल, ये डिटेक्ट करता है, और उसके बाद फिर ये तमिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जो इंटरसेप्ट करती हैं और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती हैं एटमॉस्फेयर में। अब एयर डिफेंस क्यों फेल हुआ? तो कहा जा रहा है कि एक रीज़न हो सकता है कि ये जो हूथी रिबल्स की मिसाइल थी इसमें मैन्यूवर कैपेबिलिटी अच्छी होगी, इस वजह से फेल हुआ होगा। दूसरा है कि जो ऑल्टीट्यूड रहा होगा वो लो रहा होगा, जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया। लो ऑल्टीट्यूड की वजह से ही आपके जो ड्रोन्स होते हैं वो एक्चुअली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समझ लीजिए कि चकमा दे देते हैं। अब व्हाट डेंजर डज इट पोजेस? तो सबसे बड़ा तो है ग्लोबल ट्रेड। ऑलरेडी हम जानते हैं कि रेड सी वाला जो रूट है, सुएज कैनाल वाला जो रूट है, वो उसकी जो कैपेसिटी से हाफ इस टाइम पर वो यूज़ किया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो मुझे बताइए ट्रेड पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? यानी कि इस रीजन से जो ट्रेड इसके थ्रू हो रहा था, सुएज कैनाल के थ्रू, अब ये ऑल द वे यहाँ से रूट हो रहा है। बहुत ही कम शिप्स इस वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हूथी रिबल्स के पास हाइपरसोनिक और टू सच अ डिस्टेंस जैसे 2040 किलोमीटर इज़ व्हाट दे आर सेइंग, तो इसका मतलब ये है कि अब हूथी रिबल्स का अटैक जो है वो कवर यही नहीं करेगा, क्योंकि अगर उन्हें डिसरप्ट करना है ग्लोबल ट्रेड को टू एक्चुअली प्रेशराइज अदर कंट्रीज़, तो फिर तो वो अटैक इस तरफ भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरफ करते हैं तो इंडियन ओशन पे भी अटैक है। इंडियन ओशन वाले रीजन में जो हमारे कमर्शियल एयरलाइनर हैं कहीं उस पर अटैक ना हो जाए। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बैक चैनल्स के थ्रू मैनी कंपनीज अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट दे ऑल्सो बी इन टच विद सम ऑफ दीज रेबल ग्रुप्स सो दैट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया आर नॉट हैम्पर्ड। तो बीच में वो एफर्ट्स किए जाते हैं। दूसरी बात है कि जो कमांड सेंटर्स हैं, तो उन कमांड सेंटर्स यू कैन से मैनेजिंग आर नेवल शिप्स, तो अब उनको जो कवरेज करनी होगी ज्योग्राफी की वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई इतनी दायरा बढ़ा दिया उन्होंने। प्लस अब देखिए हूथी रिबल्स एक तरीके से सिग्नल दे रहे हैं कि यार तुम वेस्टर्न कंट्रीज, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी की सप्लाई तो इस साइड से आ रही है। देखो इसके इस साइड यहाँ पर रेड सी है, रेड सी से सुएज कैनाल के थ्रू आप मेडिटेरियन में कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? इस रीजन से। ये जो सऊदी अरब का ये वाला रीजन है, कतर, यूएई, गल्फ ऑफ ओमान, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो ये एनर्जी रिच रीजन है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ऑयल एंड गैस। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में नेक्स्ट अटैक इस साइड हो, राइट? क्योंकि अगर ईरान ब्लॉकेड कर सकता है, राइट, अगर बहुत ही सीवियर सर्कमस्टेंसेस हो गई, लेकिन ईरान फुल फ्लेज मतलब वॉर अपने सामने इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं लेगा, क्योंकि अगर सऊदी के इंटरेस्ट को आप हार्म करते हो डायरेक्टली मिसाइल अटैक करके, या कतर के करते हो, कुवैत के करते हो, सो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द ईरान। तो इसी वजह से वो क्या करेंगे, वो बक पासिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। हूथी रिबल्स ऑलरेडी इन बैड रिलेशनशिप विद सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब तो चाहता ही नहीं है हूथी रिबल्स को। यमन सिविल वॉर में सऊदी अरब जो है अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करता है। तो सऊदी के एनर्जी रिजर्व्स इस साइड हैं, और उस पर अगर अटैक होता है तो भाई साहब फिर तो एनर्जी सप्लाईज जो हैं कितने सारे देशों की डिसरप्ट होंगी और फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, राइट? हूथी रिबल्स एक्चुअली पार्ट हैं ईरान के आर्क ऑफ रेजिस्टेंस का, यानी कि हूथी रिबल केवल एक पिलर है। ऐसा हम हिजबुल्लाह भी देखते हैं, सीरिया में भी देखते हैं, इराक में भी देखते हैं। तो ये एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिंग एक्चुअली ग्लोबल ऑर्डर विच इज़ यू कैन से कंट्रोल्ड बाय वेस्ट या डोमिनेटेड बाय वेस्ट। तो यहाँ पर ईरान के आइडियाज़ के बेसिस पर ये चल रहे हैं, क्योंकि ईरान का सपोर्ट है यहाँ पर, राइट? लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करके नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे ग्लोबल ट्रेड को, तो फिर तो ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैज़ टू मतलब दे हैव टू कम अप एंड बॉयकॉट देम। लेकिन अब रियल थ्रेट क्या है? देखिए आईडीएफ के चीफ स्पोक्सपर्सन का कहना है कि जो हूथी रिबल्स ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनका कहना है हमें नहीं लगता इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो अब इनसे पूछा गया कैसे नहीं है, तो उनका कहना है इट इज़ स्टिल अनक्लियर। और ये जो कहा जा रहा है कि इंटरसेप्शन नहीं हुआ, इंटरसेप्शन हुआ, ऐसा इजराइल का कहना है। क्यों? उनका कहना है कि सेवरल पीसेस, मतलब वो एक्चुअली इंटरसेप्शन काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन इंटरसेप्शन हुआ तभी जो है अलार्म्स, उन्होंने बताया कि 6:32 पर अलार्म्स वर रिंगिंग।
तो उस पर काउंटर तो हुआ था, लेकिन काफ़ी करीब आ गई थी मिसाइल, तब हुआ था। तो इस वजह से हार्म को कम कर दिया गया। इसी वजह से जो जहाँ पर वो अटैक हुआ वो सेक्लूडेड मान लीजिए एरिया, जान की हानि जो है नहीं है। तो वो उनका ये कहना है कि आयरन डोम और जो एरो सिस्टम है दैट इज़ वर्किंग फाइन। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि हूथी रिबल्स एंड अदर सच पिलर्स ऑफ आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, इफ दे डिसरप्ट this global supply chain, then it can further the problems in upcoming months, October, November, December. The world should actually use all diplomatic, you can say, parables, ways in order to coordinate peaceful coexistence in this area. Ultimately, जो trade वाला एस्पेक्ट है ये हैम्पर ना हो। ऑलरेडी हमें पता है G20 में हम बात कर रहे थे कि IMEC बनाएंगे इस रास्ते से और स्टेबिलिटी लाएंगे, तो वो वाला सारा प्लान तो लगभग चौपट ही हो गया ये मान लीजिए, राइट। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर विच कुड हैव एक्चुअली बूस्टेड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल फॉर इंडिया, नई जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, इन्वेस्टमेंट आ सकता था। तो ये मत समझिएगा कि ये कहीं और हो रहा है, हम पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नहीं इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो और बेटर ऑप्शंस हो सकते थे विद द पीस इन दिस रीजन, दे आर बीइंग स्लाइडिंग अवे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? यू कैन एक्चुअली शेयर इन कमेंट्स। यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेंगे, PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ रेड सी फॉर इंडिया एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड कंसिडरिंग यमन क्राइसिस। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।